Assalamualaikum. We are going to talk about analysis of financial statements. First of all, remember one thing that there are four types of financial statements: income statement, balance sheet, statement of retained earnings, and statement of cash flow. But हमारे जो बेसिक अकाउंट्स होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, इस इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने डाली है सेल्स, इनकम स्टेटमेंट जो बेसिकली हमारी उसमें आ जाते हैं हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें आ जाते हैं हमारे पास हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। तो ये पांच जो आपके बेसिक अकाउंट्स हैं वो इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर कवर हो जाते हैं, राइट। इनकम स्टेटमेंट में चला गया रेवेन्यू और एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में आ गया एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। जो हमारी रिमेनिंग दो स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो बेसिकली इन्हीं अकाउंट से मिलकर बनती हैं। तो जब भी हम लोगों ने एनालिसिस करना होता है तो हम एनालिसिस में यही दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाते हैं और एनालिसिस रन कर देते हैं। रिमेनिंग दोनों स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं किया जाता। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको दो स्टेटमेंट्स जो दी जाती हैं वो दो कंसेक्यूटिव ईयर्स की दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे इट इज ऑफ 2011 एंड 2010। 2 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए दी जाती हैं क्योंकि कुछ हमारे पास क्वेश्चंस या रेशियोज ऐसी होती हैं जिनमें एवरेज ली जाती हैं। तो वहां पर हम लोगों ने लेट से अगर कैश की एवरेज है तो दोनों सालों के अकाउंट्स की जो अमाउंट्स हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करके हम एवरेज लेते हैं। जैसे 79,000 प्लस 42,000, इनको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2, तो हमारे पास एवरेज कैश आ जाएगा कि 2 सालों में एवरेज कैश कितना था। इसलिए एनालिसिस का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको 2 साल की इनकम स्टेटमेंट और 2 साल की बैलेंस शीट कुछ इस फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। नाउ बेसिकली एनालिसिस तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में स्टडी करने लगे हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बेसिकली वाइडली यूज्ड टूल है ऑल अराउंड द ग्लोब, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज इट गिव्स अस क्लूज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। जो कि आम अकाउंट्स जो आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाती है जब आप उनकी रेशियोज की सूरत में उनको एनालाइज करते हैं। रेशियो क्या होती है? पी बाई क्यू की फॉर्म में जो चीज़ होती है उसे हम रेशियो कह रहे होते हैं। और बेसिकली ये रेशियो एनालिसिस डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं। कस्टमर भी करता है, इन्वेस्टर भी करता है, आपके एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी बैंक्स, आपके कंपेटिटर्स, ये सब लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश हो रही हैं, हर साल आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर रहे हैं। कंपनीज दे आर बाउंड टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक उसमें आपकी कंपनी के साथ किसी भी किस्म का कांटेक्ट करने से पहले, जैसे अगर आपने बैंक में से आपने कर्जा लेना है तो बैंक कर्जा देने से पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा कि क्या आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर रीपेइंग एबिलिटी मौजूद है या नहीं। सो हर एस्पेक्ट से उसका एनालिसिस किया जा सकता है, और ये बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ये टूल। दिस एनालिसिस टूल इज फ्यूचर ओरिएंटेड मीन्स कि ये एनालिसिस आप इसलिए करते हैं कि आपको जो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग करनी है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है कि क्या आपने फ्यूचर में उनको लोन देना है, फ्यूचर में आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या आप अपने शेयर अपना सेल कर देंगे या उस शेयर को होल्ड करेंगे। आप ये सारे डिसीजन जो आपके फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन हैं वो आप इन रेशियोज के बेसिस पे करते हैं। अब ये जो रेशियोज हैं ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में हम फॉलो करती हैं। हमारे पास बेसिकली 5 जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, 5 कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है लिक्विडिटी, then we have efficiency ratios, then we have solvency ratios, then we have a group of profitability ratios, and in last the fifth one is the market ratios. But ये जो the book that we are going to study, or the book that we are studying in this current semester, एक्चुअली इसके अंदर बहुत लिमिटेड रेशियोज दी हुई हैं।
हार्डली 10 to 11 रेशियोज हैं। तो हम भी सिर्फ वही रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं जो इस बुक में आपके साथ मेंशन है। अदरवाइज अगर आप देखना चाहें तो ये 50+ रेशियोज बन जाती हैं। तो हम सिर्फ वो स्टडी करेंगे जो मेंशन है। Now the very first one over here is the liquidity ratio. लिक्विडिटी एक्चुअली अगर आप टर्म देखें तो ये होता है इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, राइट, कन्वर्जन टू कैश, के कोई भी एसेट आप कितनी आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज मैयर क्या करती हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मैयर करती हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है कि क्या आपके बिजनेस में इतनी एबिलिटी है कि वो करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। अब आपकी करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपने विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे ऑफ करनी होती हैं। ये देखिए, ये हमारी बैलेंस शीट में ये आपको करंट लायबिलिटीज नजर आ रही होंगी। अकाउंट्स पेएबल हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल हैं, टैक्सेस पेएबल हैं। तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई, ये मेंशन है आपको। ये जो करंट लायबिलिटीज होती हैं ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपने विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे ऑफ करनी है। तो लिक्विडिटी रेशियो सिर्फ ये चेक करती है कि ये पे करने की एबिलिटी आपके अंदर है, आपका बिजनेस एबिलिटी रखता है या नहीं रखता। तो लिक्विडिटी के आपको यहाँ पे इस बुक में 3 मेजर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इट्स वेरी इजी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओवर हियर यू कैन सी the current assets minus current liabilities, it will give rise to working capital। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये देखिए करंट एसेट्स का आपको बैलेंस गिवन है, ये टोटल करंट एसेट्स कितना है इस साल में, 5,14,000, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 265,000 की। ये देखिए टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है, 265,000 की। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दें, 5,14,000 माइनस 2,65,000, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, जब बेटा वर्किंग कैपिटल या आप लोगों ने कैलकुलेट करना है या एनालिसिस बेसिकली हम रन कर रहे होते हैं रिसेंट ईयर के ऊपर, तो हम फिगर्स लेंगे 2011 की। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर आपको 2010 का डाटा 2010 का डाटा सिर्फ इसलिए दिया होता है कि जहाँ कहीं भी आपने एवरेजेस लेनी है वहां पर बस वो डाटा यूज होगा आपका। सेकेंड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टूल है लिक्विडिटी का, दैट इज करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लेंगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगेन अगर आपने बैलेंस शीट में देखिए, अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो आपने करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कर देना है। इट मींस 5,14,000 डिवाइडेड बाय 2,65,000। तो जब आप लोग इस रेशियो को यूं डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कुछ इस किस्म का आ रहा होता है, जैसे लेट से 2.39, या आपके पास आंसर आ रहा है 2.29। इसका बेसिक इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको हम रेशियो में डेवलप करते हैं 2.39 to 1। इट मींस कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी है तो उसको पे ऑफ करने के लिए आपके पास 2.39 के एसेट्स मौजूद हैं। इट मींस कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कितने रुपए के एसेट्स मौजूद हैं, 2.39 रुपए के एसेट्स मौजूद हैं। इस तरह आप इसको इंटरप्रेट करते हैं। इट मींस कि करंट रेशियो अगर मोर देन 1 है देन इट्स अ गुड साइन, क्योंकि अगर 1 भी आ जाता है तो इट मींस कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए 1 रुपए के एसेट्स बिजनेस के पास मौजूद हैं। और जो लास्ट इसमें लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस हुई हुई है दैट इज एसेट टेस्ट रेशियो। इस एसेट टेस्ट रेशियो को हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, राइट। इट इज आल्सो बीइंग टर्म्ड एज क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो हम इसको कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जो रेशियो ये वही है जैसे आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ था पहले, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अब करंट एसेट्स में से भी हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि तमाम करंट एसेट्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होते। सिर्फ ये जो आपको पहले 3 एसेट्स नजर आ रही है ना, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और अकाउंट रिसीवेबल्स,
ये ज़्यादातर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, तो ये क्विक रेशो में यूज़ होते हैं। इन्वेंट्री अगर आप जल्दी में बेचना चाहें, तो बहुत जल्दी सारी इन्वेंट्री नहीं बिकती, और अगर आप बहुत जल्दी में बेचने की कोशिश करें, समटाइम्स आपको लॉस ऑफ वैल्यू भी फेस करना पड़ता है। इट मीन्स कि अगर मेरा एक चलता हुआ कारोबार है और आज मैं उसको कह रही हूँ कि मैं सब कुछ बेच के सब कुछ खत्म कर दूँ। लेट्स से आपका कपड़े का कारोबार है, तो अगर आप वो सारा कपड़ा उसी वक़्त बेचने की जो इन्वेंट्री हुई ना आपकी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है, अगर आप उसको आज ही बेच के खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको 3 करोड़ का माल है आपका, कोई दुकानदार आके वो 2.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत लगाए कि जनाब ये आउट ऑफ फैशन हो गया, ये कुछ चीज़ों को मैं बेचूँगा कैसा, या ये प्रिंट अच्छा नहीं है, या ये कुछ। तो समटाइम्स आपको लॉस ऑफ वैल्यू भी फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हम क्विक रेशो में हम क्या करते हैं, सिर्फ वो एसेट्स लेते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। सो कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लस रिसीवेबल्स। आफ्टर liquidity ratios we have efficiency ratios. ये एफिशिएंसी रेशियोज क्या होती हैं? एफिशिएंसी रेशियोज ये होती हैं कि आपकी फर्म कितनी एबिलिटी रखती है कि वो एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर लें, राइट? इट रेफर्स टू how much a company is productive in using its assets, right? कि देखिए ना, दो एक बिजनेस है, बिजनेस के पास जितने एसेट्स मौजूद हैं उसके उन्हीं एसेट्स से हो सकता है अगर सेम लेवल ऑफ एसेट्स दो कंपनीज के पास मौजूद हो, एक उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर ले और एक उन्हीं एसेट्स के मुकाबले में लेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये एक्चुअली एफिशिएंसी होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करें एक बाप की प्रॉपर्टी में 6 एकड़ आए हैं और 3 बेटे हैं और वो तीनों बेटों को 2-2 एकड़ जमीन दे दे, लेकिन अब उनके पास एसेट तो वही है, लेकिन हो सकता है एक बंदा उसके ऊपर मेहनत करके बाग लगा ले और वो 17-18 लाख रुपए एक बाग का ठेका ले ले, और दूसरा बंदा सिर्फ कास्ट पर ही हो और वो 1.5-2 लाख ठेके के ऊपर गुजारा कर ले। तो एसेट्स तो उतने ही हैं, तीनों भाइयों के पास 2-2 एकड़ है, लेकिन बात यह है कि उन एसेट्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज करके आपने रेवेन्यू मैक्सिमम कौन जनरेट करा है, ये एबिलिटी को जज करने के लिए हम एफिशिएंसी रेशियोज को मेजर करते हैं। और एफिशिएंसी रेशियो में हमारे पास सबसे पहले रेशियो जो है दैट इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? बेटा यहाँ पर न्यूमरेटर में रेशियो में हमारे पास है नेट सेल्स, लेकिन एक्चुअली आपको सिर्फ सेल्स का डाटा गिवन होता है, तो आपने सेल्स ले लेनी है। एक्चुअली नेट सेल्स का टर्म हम इससे यूज करते हैं कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में सेल्स डिस्काउंट, सेल्स अलाउंस या सेल्स रिटर्न मौजूद हो, तो फिर वहां पर हमें नेट सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन नेट सेल्स क्योंकि जो आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में या पेपर में गिवन होता है उसमें यहाँ पे सेल्स गिवन होती हैं, राइट? यूजली दे आर नेट सेल्स, राइट? नेट सेल्स ही गिवन होती हैं आपको इनकम स्टेटमेंट में। तो इस वक्त हमारी सेल्स कितनी है? 2486000, राइट? तो अदरवाइज हम फॉर्मूले में यूज करते हैं नेट सेल्स, अदरवाइज जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें नेट सेल्स गिवन होती हैं आपको, राइट? कैलकुलेट करके उन्होंने नेट सेल्स दी होती हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड देखिए, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज। अब एवरेज में मैंने आपको बताया था कि दोनों सालों के अकाउंट रिसीवेबल्स को हम प्लस करते हैं और फिर हम किस पे डिवाइड कर देते हैं? 2 पे डिवाइड करते हैं ताकि हम एवरेज ले लें। तो ये बेसिकली ये रेशियो का जो आंसर होता है वो बेटा टाइम्स में आता है हमारे पास। इस टाइम्स में इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? इसको हम इंटरप्रेट ऐसे करते हैं बेटा, क्योंकि जो सेल्स होती है ना वो कैश सेल्स भी होती है और क्रेडिट सेल्स भी। जब आप क्रेडिट सेल्स कर देते हैं, उधार पे चीज बेचते हैं, तो फिर आपके रिसीवेबल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये रिसीवेबल्स आपने कलेक्ट करने होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ऑन द एवरेज कितनी एक्चुअली अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई होती है, या इनका आंसर मैक्सिमम आंसर आ रहा होता है 6 7 8 9 आंसर आ रहा होता है 9 टाइम्स, जहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल्स बहुत जल्दी कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जो क्रेडिट सेल्स के रिजल्ट में अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है वो आप बहुत जल्दी कलेक्ट कर लें। और अगर ये आंसर आपका 2 3 4, इट मीन्स अगर आप कंपैरिजन में दो कंपनीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, देन यू कम टू नो कि आपका अकाउंट रिसीवेबल कम है, इट मीन्स कि आपकी जो कलेक्शन टीम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रही।
जो जिन कस्टमर्स को हमने उधार दिया हुआ है उनसे कलेक्शन प्रॉम्प्टली, टाइमली, क्विकली नहीं हो पा रही। तो लेकिन इसको इस रेशियो को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए कि ये ना हो कि आप अपने कस्टमर्स को थोड़ा मतलब जैसे 60 डेज़ या 90 डेज़ का टाइम दे रहे हैं, इतना ज़रूर टाइम देना चाहिए। ये ना हो कि आप उधार दें भी और फिर 10-15 दिनों बाद उनसे कहें कि जी हमारा क्रेडिट टर्म्स खत्म हो गया, क्रेडिट पॉलिसी कहती है कि आप 15 दिनों के अंदर रिटर्न करेंगे। तो उससे भी समटाइम्स आपकी सेल्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस आउट होती है। तो आपने जो इसको इस ये अकाउंट जो रिसीवेबल्स हैं इसमें 30-60 डेज का टाइम जरूर दें, लेकिन जब वो 60 डेज खत्म हो जाए तो फिर उससे पहले पहले आप रिमाइंडर्स देना शुरू कर दें कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और उसके बाद अपनी टीम को भेजें कि वो पैसा कलेक्ट कर लें एफिशिएंटली, राइट। तो ये नॉर्मल हद तक हाई होना ही कंपनी के लिए बेटर साइन होता है। Then we have inventory turnover ratio. Inventory turnover ये कहती है CGS divided by average inventory. This is CGS. आप करंट ईयर की CGS लेंगे एंड देन वी हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का आपने क्या लेनी है, एवरेज। एवरेज मींस दोनों सालों की इन्वेंट्री जमा करेंगे और फिर आप 2 पे डिवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर बेसिकली ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इन्वेंट्री कितनी जल्दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गई हैं, जो गुड्स बिक रही हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो एक्चुअली इन्वेंट्री आपकी जितनी तेजी से सीजीएस में कन्वर्ट होती है, इट्स अ गुड साइन। अगर एक कंपनी है उसने इन्वेंट्री बना ली है, फिनिश गुड्स बना के दुकान सजा ली है, लेकिन वो बिक नहीं रही, वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम आएगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऐसी है, आपका बिजनेस ऐसा है, आपका कारोबार ऐसा, आपका मेडिकल स्टोर है, आपका फार्मेसी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है कि आप सामान लाते हैं और फौरन ही बिक जाता है, तो इट मीन्स आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा आएगा। इट्स अ गुड साइन। ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आपकी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी बिक रही है। ठीक है, मतलब आपका पैसा बहुत अरसे तक बाउंड नहीं होता है इन्वेंट्री में, जैसी बिकती है आप और इन्वेंट्री ले आते हैं, जैसी बिकती है आप और इन्वेंट्री ले आते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव टोटल एसेट्स टर्नओवर। ये देखिए, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो total assets turnover, it reflects a company's ability to use its assets to generate sales। कि एक बिजनेस कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपने एसेट्स को यूज करके सेल्स जनरेट कर रहा है। तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, इट मींस ये है आपके एवरेज टोटल एसेट्स। ये लिखे ना, दोनों सालों के टोटल एसेट्स हैं, ये टोटल एसेट्स, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, एवरेज ले लें एसेट्स की, और सेल्स आपका डाटा आपके पास यहाँ पे मौजूद है, राइट। ये सेल्स आपको गिवन है। सो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, this ratio also results in times. Next we have another group of ratios, that is solvency. Solvency ratios actually measures the firm's ability to pay off its long term obligations। जैसे आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं, उन नॉन करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की कितनी एबिलिटी है आपकी, उसको मेजर करती है सॉल्वेंसी रेशियोज। फॉर एग्जांपल, आपने एक बैंक से कर्जा लिया हुआ है 5 सालों के लिए, किसी बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है 20 सालों के लिए, या बॉन्ड लॉन्च किया हुआ है, तो ये सारे वो कर्जे होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो इनको पे ऑफ करने की आपकी एबिलिटी मेजर करती है सॉल्वेंसी रेशियोज, एंड दीज आर एक्सट्रीमली इजी। इसमें एक होती है हमारे पास डेट रेशो, एक होती है हमारे पास इक्विटी रेशो। एक्चुअली डेट रेशो में ये होता है, ये देखिए डेट रेशो का फॉर्मूला इज टू इजी, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इट मींस हमारे पास टोटल लायबिलिटीज कितनी है, ये देखिए हमारे पास टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये आपके पास आ जाएगी डेट रेशो। ये आपको ये रेशो बताती है कि इन लायबिलिटीज से इन एसेट्स को आपने कितना स्पॉन्सर किया हुआ है, राइट। क्योंकि जो आपके एसेट्स होते हैं ना, या तो वो लायबिलिटी से स्पॉन्सर्ड होते हैं या ऑनर इक्विटी से। तो अगर आपका आंसर 20% आ रहा है, इट मींस कि आपने एसेट्स का 20% क्रेडिटर से स्पॉन्सर करवाया हुआ है।
और इसी तरह जो इक्विटी रेशियो होती है, इस कैलकुलेशन इज द वेरी सेम, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारे पास टोटल इक्विटी गिवन है, दिस इज टोटल इक्विटी, दिस इज टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो ये टोटल इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100% में आंसर आएगा आपके पास कि आपकी ओनर्स ने किस हद तक, किस परसेंटेज तक एसेट्स को स्पॉन्सर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टोटल एसेट्स 100 रुपए के हैं और 40% उसको आपने उधार लिया हुआ है, 60% ओनर की इन्वेस्टमेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा कि 40% क्रेडिटर ने स्पॉन्सर किया हुआ है एसेट और 60% ओनर ने स्पॉन्सर किया हुआ है एसेट्स को। ठीक हो गया। और इसमें जो लास्ट रेशो है दैट इज डेट टू इक्विटी रेशो, ये आपको सिर्फ ये बताती है कि आपके बिजनेस में डेट का प्रोपोर्शन कितना है और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है। फॉर एग्जांपल, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अब इसका आंसर आपके पास कुछ इस किस्म का आ रहा है, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि 34% आपके एसेट्स क्रेडिटर्स ने स्पॉन्सर किए हुए हैं और 100 में से 34 माइनस कर दें, रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो आपकी, वो किसने स्पॉन्सर की हुई है, ऑनर्स ने स्पॉन्सर की हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, जैसे अब यहाँ पे एप्पल कंपनी की एग्जांपल है, तो एप्पल कंपनी का इन्होंने कैलकुलेट किया, उसकी ये डेट टू इक्विटी रेशियो आ रही है 50%, 0.5 मीन्स 50%। तो हम ये कहते हैं कि 50% उसके एसेट्स क्रेडिटर्स ने स्पॉन्सर किए हैं, 50% उसके एसेट्स ऑनर्स ने स्पॉन्सर किए हुए हैं। और इसी तरह ये इंडस्ट्री की रेशियो क्या चल रही है, इंडस्ट्री के साथ भी क्योंकि आप रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं, तो इनकी इंडस्ट्री एवरेज है 70%। इट मींस इंडस्ट्री में चलता है 70-30 की रेशियो, कि 70% assets must be sponsored by the creditors और 30% should be sponsored by the owners। ये बेटा हमारे पास कवरेज रेशियो है। कवरेज रेशियो में एक ही रेशियो यहाँ पे डिस्कस हुई हुई है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। इट्स फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इजी। ये बेटा ये जिसको आप लोग कहते हैं ना इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स, इसको हम अपनी बैलेंस, अपनी इनकम स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। असल में ये इनकम जो होती है ना, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस से पहले होती है और टैक्स एक्सपेंस से भी पहले होती है। देखिए, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस दोनों से पहले ये इनकम है आपके पास। ठीक है, इसको आप सिंपल टर्म्स में ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हैं। इट मींस कि टोटल टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो में आप न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। दिस इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस साल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 44,000। तो 185,000 डिवाइड बाय 44,000 इट गिव्स यू आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, कि आपके पास कितना प्रॉफिट है अपने इंटरेस्ट को पे करने के लिए। राइट, देखना इंटरेस्ट कितना है, 44,000। राइट, इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए इनकम कितनी है, प्रॉफिट कितना है आपके पास, 1,85,000। तो इट मींस कि आपके पास मोर देन 4 टाइम्स कैपेसिटी है अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को बैंक आराम से कर्जा दे देते हैं कि हाँ, इनके अंदर इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी मौजूद है, so let's give them loan, right, because they have sufficient income to pay off or to cover our interest expenses. So this is the only coverage ratio that is discussed over here. Next we have the ratio that is profitability. This set or this block of the financial ratios is actually measures ability of a business to generate revenue. ठीक है, ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कि जितना पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ है उसमें आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन मींस नेट इनकम divided by net sales. Now let me show you where is the net income. This is the net income. Net income. Net income divided by net sales gives rise to profit margin. And the last ratio that is discussed over here is return on total assets. Return on total assets. Net income divided by average of total assets. Average of total assets means कि टोटल एसेट्स जहाँ पे आपको मेंशन है, इन 2 सालों के एसेट्स के एवरेज कैसे लेना है, दोनों ईयर्स की वैल्यूज टोटल एसेट्स को ऐड ऑन करें, 2 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट एवरेज ऑफ टोटल एसेट्स। राइट, अब अगर आप गौर से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में न्यूमरेटर हमेशा नेट इनकम ही है। राइट, प्रॉफिट मार्जिन में भी नेट इनकम, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स में भी नेट इनकम, लेकिन मार्जिन कैलकुलेट करते हुए हम सेल्स पे डिवाइड कर रहे हैं
और यहाँ पे रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स एक्चुअली खुद इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि डिवाइड हमने इसको किस पे करना है, टोटल एसेट्स पे डिवाइड करना है। दोनों रेशियोज हमें परसेंटेज में आंसर देंगी। परसेंटेज में हमारे पास आंसर आएगा ओके जी। लास्ट में हमारे पास ये दो रेशियोज डिस्कस हुई हुई है, इनको हम कहते हैं अपनी मार्केट रेशियोज, राइट। मार्केट रेशियोज क्या होती हैं? Market measures are useful for analyzing corporations just for those companies whose stocks are publicly traded in the organized stock exchanges, right? Basically, जिनके जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए आप ये दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं एंड दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कैन यू सी दिस इज प्राइस अर्निंग रेशियो। इट मींस कि मैंने प्राइस को न्यूमरेटर में रखना है। कौन सी प्राइस? मार्केट प्राइस। इसके लिए आपको मार्केट प्राइस दी हुई होगी, क्वेश्चन में सेपरेट मेंशन होगी कि कॉमन शेयर की मार्केट में प्राइस कितनी है, इस कंपनी का कॉमन स्टॉक मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है, 35 रुपए का, 135 का, 3500 का, कितने का ट्रेड होता है। तो मार्केट प्राइस आपको गिवन होगी उस करंट पर्टिकुलर ईयर की, और उसके बाद देखिए डिवाइड करना है आपको अर्निंग पर, राइट। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अर्निंग कौन सी है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, ये देखिए अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अर्निंग पर शेयर ये होती है कि अगर आपने 94,000 रुपीज कमाए हैं, राइट, इस प्रॉफिट आपका 94,000 है, तो आप इसको टोटल नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपको पास आ जाती है अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पर ऑलमोस्ट आपकी अर्निंग्स कितनी है। तकरीबन 1 रुपया बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने प्राइस अर्निंग रेशियो में क्या करना है, मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन शेयर लेनी है, डिवाइड कर देना है उसको अर्निंग पर शेयर से, आपके पास आंसर आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो का। और सेकंड रेशियो होती है हमारे पास, सेकंड एंड लास्ट रेशियो, दैट इज डिविडेंड यील्ड। ये सिर्फ उस वक्त कैलकुलेट होती है जब आपकी कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिविडेंड यील्ड होती है एनुअल कैश डिविडेंड्स पर शेयर, कि आपकी कंपनी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रही है। लेट्स से अगर मेरी कंपनी हर साल 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड देती है तो एनुअल कैश डिविडेंड कितना है? 5 रुपीज। अगर मैं कहूँ 10 रुपए देती है तो 10 रुपए हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। लेकिन अगर आपकी कंपनी डिविडेंड्स नहीं दे रही तो यू कैन नॉट कंप्यूट दिस रेशो। डिविडेंड यील्ड ये होती है कि आप अपनी प्रॉफिट का कितना जो हिस्सा है वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, कितना प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको डिवाइड हम किससे करते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको गिवन होगी कि इस कंपनी का जो डिविडेंड है, जो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर की, वो कितनी है, या शेयर कितने का मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता रहा है। तो आप उसको इस पर डिवाइड करके इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। द कंपनीज दैट डू नॉट डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड्स, समटाइम्स देयर आर कंपनीज होती हैं बहुत सारी जो जान प्रॉफिट में होती हैं, पैसा बहुत अर्न करती हैं, लेकिन डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड ना देने की रीजन ये होती है कि वो उस पैसे को अपने पास फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए सेव कर सकती हैं, या वो ये भी कह सकती हैं कि हम उसको फ्यूचर में री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी कोई हमने न्यू प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है, हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जाना है, मतलब नेशनल ऑपरेशन तो हो रहे हैं, इंटरनेशनल भी लेके जाना है इनको। तो इन सारे कामों के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो पैसा समटाइम्स रिटेन कर लेते हैं, डिविडेंड नहीं देते। अगर डिविडेंड नहीं दे रहे तो आपने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट नहीं करनी, राइट। लेकिन अगर आप कोई कंपनी ऐसी है जो डिविडेंड दे रही है, तो फिर आप उसके लिए उसका डिविडेंड जितना वो देती है डिवाइड कर दें मार्केट प्राइस से, तो आपके पास डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। ठीक हो गया। नाउ आई एम गोना शो यू द क्रक्स ऑफ द स्फीयर लॉ। Now, this is a page on which the whole summary of all of these ratios is given. This is just one page and the whole summary is being given. And a little bit of the interpretation is also given. Like, what is current ratio? What it is formula? How can we calculate it?
and what it measures actually. As I just said, that the current ratio measures the firm's ability to pay off its current liabilities, current obligations, कि करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने की कितनी एबिलिटी आपके पास ये मेजर कर रही है, राइट? इस तरह फॉर ऑल दीज रेशियोज अ लिटिल बिट ऑफ definition is given कि which ratio measures which thing, right? जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।